जब मेरी मंगेतर मुझसे रिश्ता तोड़ने आई तो अचानक उसे मेरे मन की बातें सुनाई देने लगीं। जिज सच में फीमेल लीड बनने लायक है। इसका चेहरा बड़ा ही प्यारा है। एक पल के लिए लिविंग रूम में एकदम सन्नाटा छा गया। कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? समझ गया, सब मेरी नौटंकी का इंतजार कर रहे हैं। फादर और मदर शियाओ हैरान दिखे कि कैसी परफॉर्मेंस। अगले ही पल उन्होंने देखा कि मैंने अचानक सू वानली को खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। फिर मैंने सिर झुकाकर सिस्टर वानली को गले लगाते हुए कहा कि आप मुझसे मिलने आई हैं। मुझे पता था कि सिस्टर वानली ही मेरा सबसे ज्यादा ख्याल रखती हैं। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। सुवानी वहीं बुत बनकर खड़ी रह गई और उसके कानों में साफ आवाज गूंजी कि लानत है, क्या मुझे सच में इस कैरेक्टर में टिके रहना पड़ेगा? पर सुवानी को तो किसी का छूना बिल्कुल पसंद नहीं और मैं उसे ऐसे जकड़े हुए हूँ। अब तो ये मुझसे और नफरत करेगी। जिन लोगों ने भी मेरे मन की आवाज सुनी वे सब शांत हो गए। शियाओ परिवार मुझे अजीब नजरों से देखने लगा। उधर मैं कई सेकंड तक ऐसे ही झुका रहा जिससे मेरी कमर भी दुखने लगी। पर सुवानी ने मुझे पीछे नहीं धकेला। ये लड़की चाहती क्या है? मुझे हटा क्यों नहीं रही? कहानी में तो इसे मुझसे नफरत थी ना। मेरे छूने पर तो ऐसा लगता था जैसे मैल लग गया हो और वो 3 दिन 3 रात नहाती थी। उसकी तरफ से कोई रिएक्शन न देख अपने आशिक मिजाज कैरेक्टर को बनाए रखने के लिए मेरे पास गले लगाए रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने कहा कि सिस्टर वानली, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। याद में दिल फटा जा रहा है। शियाओ परिवार अब भी चुप क्यों हैं? क्या उन्हें मुझे बेशरम कहकर डांटना नहीं चाहिए? मैंने हिम्मत जुटाई और मेरा हाथ अनजाने में सुवानी की कमर पर चला गया। मैंने प्यार भरी नजरों से देखा कि फिगर तो बहुत बढ़िया है, छूने में कितना सॉफ्ट है, सांजीनियन कितना किस्मत वाला है। मुझे याद है कि एक सीन किसी को नशीली दवा देने का था। क्या मुझे मौका देखकर पहले ही मजा ले लेना चाहिए? अगले ही पल सुवानी ने मुझे झटके से धक्का दे दिया। मौका देखकर मैं भी जमीन पर गिर पड़ा और प्लास्टर वाले हाथ को पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा कि अरे बाप रे, बहुत दर्द हो रहा है। जियाओ किंग युन की आंखें हल्की सी फड़कीं और उस रात डॉक्टर की कही बातें उसके दिमाग में कौंध गईं। उसने अनजाने में मेरे प्लास्टर वाले हाथ को देखा। अगले ही सेकंड उसे फिर मेरे मन की आवाज सुनाई दी कि अगर मैं अभी बेहोश हो जाऊं तो क्या मुझे 10-20 हजार मेडिकल का खर्चा मिल जाएगा? नहीं, ये तो बहुत कम है। सू परिवार की वारिस के रुतबे के हिसाब से ये रकम कम है। कम से कम शुकी की एंडोर्समेंट फीस जितनी तो होनी ही चाहिए। सू वानली ने जमीन पर बैठे शियाओ यितचान को शांत नजरों से देखा और मन ही मन इस बात को समझने की कोशिश करने लगी कि उसे उसके विचार सुनाई दे रहे हैं। तभी उसने सोफे पर बैठे शियाओ परिवार पर एक गहरी नजर डाली, जिनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। क्या सिर्फ वही मेरे मन की बात सुन सकती है? ऐसा क्यों है? सू वानली बस मुझे घूर क्यों नहीं है? कुछ कह क्यों नहीं रही? क्या वो रिश्ता तोड़ने नहीं आई थी? कहानी आगे बढ़ेगी या नहीं? अगर जल्दी ब्रेकअप नहीं हुआ तो ओल्ड मैडम सू को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। सू वानली की आंखों में एक चमक आई और उसने ठंडे स्वर में कहा कि पहले उठो। जमीन पर पड़े पड़े मैंने लाचारी से जवाब दिया कि तभी उठूंगा जब सिस्टर वानली मुझे गले लगाएंगी। अब तो ये पक्का भड़केगी ना? सुवानी को लगा जैसे उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। उसने झूठी खांसी करते हुए समझाया कि लड़के और लड़की को दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बेहतर होगा कि तुम खुद उठ जाओ। मैंने मन ही मन ताना मारा कि अब कह रही हो दूरी रखो। कहानी में तो तुम्हारी और सॉन्ग जिनियोन की शादी भी नहीं हुई थी, फिर भी एक ही बिस्तर पर सोए थे। सोफे पर बैठे रिश्तेदार अपनी हंसी बमुश्किल रोक पा रहे थे। क्या उन्हें यह सब सुनना चाहिए? मैंने कहा कि ठीक है, समझ गया सिस्टर वानली, और मैं खुद ही उठ खड़ा हुआ। सुवानी ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि फोन की घंटी ने उसकी बात काट दी। मैंने भौहें उचकाई कि ये पक्का वही फोन होगा जिसमें ओल्ड मैडम सू के अस्पताल में भर्ती होने की खबर होगी। बुढ़ापे में कितनी बदकिस्मती है, इस उम्र में भी इतने बड़े खानदानी कारोबार की चिंता। सुवानी का छोटा दरिंदा रिश्तेदार जो नौकरानी बुढ़िया के पास रखी थी, वो उसे रोज जहर देती थी और आखिरकार दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। सुवानी की आंखों में अंधेरा छा गया और फोन पर उसकी पकड़ मजबूत हो गई, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और फोन उठाकर पूछा कि अंकल जो, क्या हुआ? उधर से आवाज आई कि जाली, जल्दी अस्पताल आओ, ओल्ड मैडम अचानक बेहोश हो गईं। सुवानी का दिल बैठ गया। उसने जल्दी से समझ गई कहकर फोन काटा और तेजी से निकल गई। मैं मजे लेते हुए वहीं खड़ा रहा कि वो तो चली गई, अब ब्रेकअप के ड्रामे का क्या होगा? सब गुड़ गोबर हो गया।
जाते जाते सु वानली ने मुझे एक गहरी नज़र से देखा, जिसे देखकर मैंने तुरंत चेहरे पर चिंता के भाव ला दिए। लेकिन सुहानी कुछ नहीं बोली, जिससे मैं सोच में पड़ गया। शियाओ किंग यून के सुहानी को छोड़कर आने के बाद मैंने सोफे पर बैठे फादर और मदर शियाओ की तरफ देखा। फादर शियाओ ने हड़बड़ी में अखबार उठा लिया और मदर शियाओ चाय की चुस्की लेने लगी। मन ही मन मैंने सोचा कि फिर से अखबार पढ़ रहे हैं, जब तक पढ़ सकते हैं पढ़ लें। जल्दी ही बूढ़े शियाओ आईसीयू में होंगे और कोई उनका ऑक्सीजन पाइप खींच देगा, जिससे दम घुटने से उनकी मौत हो जाएगी। कितना अफसोस होगा। फादर शियाओ की धड़कनें तेज हो गईं और मदर शियाओ के हाथ से चाय छलक गई। मैंने चिंता जताते हुए पूछा कि क्या चाय ज्यादा गर्म है मॉम? पीजिए, खूब पीजिए, जल्दी ही आपको कचरे के ढेर में खाना ढूंढना पड़ेगा। मदर शियाओ के चेहरे पर ढेरों सवाल थे। जैसे ही शियाओ किंग यून वापस लौटी, उसे अपने छोटे भाई की तंज भरी आवाज सुनाई दी कि खासकर मेरी बड़ी बहन। आखिर में उसने तो, और फिर आवाज रुक गई। शियाओ किंग यून ने मन में सोचा कि आगे क्यों नहीं बोला। आधी बात छोड़ना किसी अजाब से कम नहीं। कमरे में मौजूद तीनों लोग मुझे घूर रहे थे और उनके भीतर सच जानने की बेताबी थी। मैं नाश्ता करने डाइनिंग रूम चला गया और मेरे मन की बात सुनने के लिए फादर और मदर शियाओ भी पीछे पीछे आ गए। जब मैं मजे से खाना खा रहा था, तभी फादर शियाओ ने पूछा कि किंग यून, बाकी बहनों से पूछो वे कब आ रही हैं, वे घर पर टिकती ही नहीं। शियाओ किंग यून ने आराम से जवाब दिया कि रियो की ट्रेनिंग पूरी हो गई है और वो अगले 2 दिनों में विदेश से लौट आएगी। मैंने मन में सोचा कि क्या वे मेरी दूसरी बहन जाओयो की बात कर रहे हैं। मुझे अपनी पढ़ाकू दूसरी बहन पर बहुत तरस आता है। पहले उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगा, फिर एक स्टूडेंट के सुसाइड केस में उसका नाम आया और उसका करियर बर्बाद हो गया। आखिरकार डिप्रेशन में उसने ज्यादा दवाइयां खा ली और जब तक लाश मिली वो सड़ चुकी थी। फादर और मदर शियाओ की आंखों में गुस्सा भर आया और शियाओ किंग यून मुझे गौर से देखने लगी, जबकि मैं सिर झुकाकर खाता रहा। फिर उसने बताया कि जिंग अभी एक सीरियल किलर के केस पर काम कर रही है, उसके पास आने का वक्त नहीं होगा। मैंने बेरुखी दिखाते हुए दूध का घूंट भरा और सोचा कि शियाओ जिंगई सच में बहुत भयानक है। पिछली बार उसने मुझे बेसमेंट में बंद कर दिया था, जिससे मैं जिंदगी भर के लिए सहम गया था। कौन सोचेगा कि सबकी नजरों में सबसे होनहार फॉरेंसिक साइंटिस्ट आगे चलकर अपने ही बाप, बहन और भाई की चीर-फाड़ करेगी और सदमे में आकर खुद मुजरिम बनकर सरेंडर कर देगी। फादर और मदर शियाओ के साथ सही हुआ। दोनों ने गुस्से में अपनी चॉपस्टिक कसकर पकड़ ली। शियाओ किंग यून ने मजरें झुका लीं और मेज पर उसकी मुट्ठी बंद गई। फिर उसने कहा कि चौथी बहन ने एक प्रोडक्शन क्रू ज्वाइन किया है और वे जंगलों में शूटिंग कर रहे हैं। शायद उसके पास भी वक्त न हो। तभी सबको मेरे मन की आवाज आई कि चौथी बहन की किस्मत सबसे ज्यादा फूटी है। परिवार के दिवालिया होने के बाद फिल्म इंडस्ट्री में उसका काम छिन गया। उसे जानबूझकर निशाना बनाया गया और बदनामी हुई। आखिर में एक सनकी रईस की नजर उस पर पड़ी, जिसने उसे पालतू जानवर की तरह कैद कर लिया। जब वो मिली तो पागल हो चुकी थी और वो सनकी कोई और नहीं बल्कि हरिकेन प्रोजेक्ट का इन्वेस्टर है। शियाओ यूनिन उसका अगला शिकार है। हे भगवान, इस परिवार में किसी का अंत अच्छा नहीं है। ये कैसा कर्म है? इन्होंने कितने पाप किए हैं? ये सुनकर माता पिता के चेहरे का रंग उड़ गया कि क्या उनका परिवार सच में इतना बर्बाद होगा। कहीं मुझे शक न हो जाए, इसलिए दोनों ने संभलते हुए कहा कि सुन, तुम आराम से खाओ, हमें कुछ काम है, इसलिए हम साथ नहीं बैठ पाएंगे। जाने से पहले दोनों ने शियाओ किंग यून को एक गहरा इशारा किया। उनके जाने के बाद भी जियाओ किंग यून वहीं बैठी मुझे घूरती रही ताकि कुछ और पता चले। पर कुछ देर बाद मैं खाकर उठा और ये कहकर अस्पताल चला गया कि मुझे चेकअप कराना है। मेरी खुशी देखकर शियाओ जिनियान मुस्कुराई कि कोई बात नहीं, वो आराम से मेरे सारे राज खुद बाहर निकालेगी। अस्पताल के रास्ते में मैं पिछली सीट पर आराम से लेट गया और अपने मिशन की प्रोग्रेस देखने लगा। पेज खुलते ही मैं आंकड़े देखकर खुश हुआ कि सब बढ़िया चल रहा है। लियोनिन ने आधा रास्ता साफ कर दिया है और 30 अरब लेकर लेनोम लौटना अब दूर नहीं। पर नीचे स्क्रॉल करते ही मेरे होश उड़ गए कि ये क्या बकवास है। ओल्ड मैडम सू की फेवरेबिलिटी 100% हो गई। मैंने सिस्टम से पूछा कि ये क्या माजरा है। ओल्ड मैडम सू की फेवरेबिलिटी इतनी जल्दी फुल कैसे हो गई। सिस्टम ने बताया कि वे शियाओ यिचिन को बहुत पसंद करती हैं, तभी तो उसे अपना दामाद बनाना चाहती हैं। मुझे लगा बात तो सही रहे, पर इस कैरेक्टर ने इतनी घटिया हरकतें की हैं कि दोनों परिवारों का तमाशा बना दिया। फिर भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा।
सिस्टम ने पूछा कि क्या आप ओल्ड मैडम सू के लिए अपनी रणनीति बदलना चाहते हैं। मैंने सिस्टम का सुझाव ठुकरा दिया और लॉग ऑफ करते हुए मन में सोचा कि क्या मैं तुम्हें पसंद आने वाला इंसान लगता हूँ। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई कि अगर सही याद है तो मेल लीड भी अस्पताल आने वाला है। सही वक्त पर पहुंचना जरूरी है। मैं इस ड्रामे में जरूर कूदूंगा और सू वानी और उसके महबूब की नाक में दम कर दूंगा। दोनों के बीच दीवार बनकर ओल्ड मैडम के सामने अपनी जगह बनाऊंगा। एक तीर से तीन शिकार। जब मैं ओल्ड मैडम सू के कमरे में पहुंचा तो सुवानी बिस्तर के पास बैठकर फल छील रही थी और बुक का मेल लीड सॉन्ग जिंग पास ही खड़ा था। मेरी आंखें चमक उठीं और अंदर घुसने की खुजली होने लगी कि दोनों अकेले हैं। अगर अभी बीच में टांग अड़ाई तो मुझसे और चिढ़ेंगे। सुवानी के कानों में जानी पहचानी आवाज पड़ी और उसके हाथ रुक गए। मैंने दरवाजे पर खड़े बॉडीगार्ड को देखा जो मुझे रोक रहा था। मैंने उसे देखकर एक मुस्कान दी जिससे उसके पसीने छूट गए। अगले ही पल मैं जोर से चिल्लाया कि वानली बचाओ, ये मुझे जान से मारना चाहता है। बॉडीगार्ड फन्न रह गया और कमरे में मौजूद सभी ने मुड़कर देखा। घबराया हुआ बॉडीगार्ड 3 कदम पीछे हट गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला कि मैंने कुछ नहीं किया मिस्टर शियाओ, भले आदमी पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। मैं मन ही मन हंसा कि मुझे राक्षस समझकर रोक रहे थे, अब झूठा इल्जाम झेलो। बिस्तर पर लेटी ओल्ड मैडम सू मुस्कुराई और हाथ हिलाते हुए पुकारा कि अरे ये तो शियाओ चुन है, जल्दी अंदर आओ। मैं सीना तानकर अंदर घुसा और उन पर भौहें मटकाना नहीं भूला। कमरे में से जिंग नियन हाथ में पानी का गिलास लिए सुवानी के बेहद करीब खड़ा था। दोनों काफी नजदीक लग रहे थे। सेंग ने मुझे देखकर प्यार से कहा कि बिकेन आ गया, यहाँ आकर बैठो। उसका लहजा ऐसा था मानो पूरा कमरा उसी का हो। मैंने उस जगह को देखा जो मेहमानों के बैठने के लिए थी और सुवानी तथा ओल्ड मैडम से काफी दूर थी। मैंने सोचा कि जहां मेरा मन करेगा बैठूंगा। तुम कौन होते हो बताने वाले? ये तुम्हारा घर नहीं है। मेरी इस बदतमीजी से सुवानी और ओल्ड मैडम पक्का चिढ़ेंगी। अब रायता फैलाने का वक्त आ गया है। सुवानी चुपचाप उस आदमी के दो मुहे विचार सुन रही थी। उसकी सोच से अनजान मैं सीधे जाकर सोंग जिंगयन और सुवानी के बीच घुस गया और सोंग जिंगयन को घूरते हुए डांटा कि वानली अब मेरी मंगेतर है, क्या तुम किसी और की अमानत से दूर नहीं रह सकते? पहला कैरेक्टर भी यही करता था। सुवानी के करीब किसी मर्द को देखते ही दुश्मन मान लेता था, जिससे सुवानी को उससे चिढ़ हो गई थी। अचानक धक्के से सांजिनियन लड़खड़ा गया और उसके हाथ का पानी छलक गया। उसने अपनी हंसी दबाते हुए सुवानी को देखा, पर पाया कि जो सुवानी पहले मुझसे नफरत करती थी वो अब मुझे करीब आने से रोक नहीं रही थी। सोंग जिंगयन की आंखों में निराशा दिखी। उसने जबरन मुस्कुराते हुए समझाया कि बिकेन, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सू वानली को सिर्फ एक दोस्त मानता हूँ। मैंने नाक सिकोड़ते हुए कहा कि दोस्त, पहले दोस्त, फिर बहन और आखिर में वो तुम्हारी जान बन जाएगी, यही ना? बोलते हुए मैंने सुवानी को देखा कि इतना सब होने के बाद भी ये बर्दाश्त कैसे कर रही है। जल्दी से मुझे डांटो या बाहर निकालो। सोंग जिंगनियन मेरी इस बदतमीजी से अनजान नहीं था, पर ओल्ड मैडम के सामने वो बेबस था और मदद के लिए सुवानी को देखने लगा। लेकिन सुवानी बड़े ध्यान से सेब छीलने में लगी थी, जैसे उस पर कोई नक्काशी कर रही हो। सोंग जिंगयन का चेहरा शर्म से उतर गया और उसने पूछा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे हिचिन खुश हो जाए। मैंने चिढ़कर जवाब दिया कि तुम्हारी सूरत देखकर ही मेरा मूड खराब हो जाता है। थोड़ी भी शर्म है तो सामने मत आया करो, आंख की किरकिरी मत बनो। कहते हुए मैंने फिर दोनों को देखा कि बड़ी बहन, तुम्हें सेब छीलने की पड़ी है। तुम्हारा आदमी डांट खाकर डिप्रेशन में जा रहा है। सेब छोड़ो, मुझे ही छील दो। सुवानी के माथे पर सिलवटें पड़ गईं। वो कुछ नहीं बोली और हिला हुआ सेब आधा काटकर ओल्ड मैडम को दे दिया। ये देखकर मुझे लगा कि समझ गया, सुवानी ओल्ड मैडम के सामने सोंग जिंगयन का बचाव नहीं कर सकती, इसलिए ऐसे रक्षा कर रही है। मेल और फीमेल लीड का ये प्यार देखकर दिल भर आया। पर क्या ओल्ड मैडम को कम सुनाई देता है जो उन्होंने मेरी बातें नहीं सुनी? ओल्ड मैडम ने पास की जगह थपथपाते हुए पुकारा कि जियाओ चान, खड़े मत रहो, दादी के पास बैठो। वे सच में मुझे बहुत प्यार करती थीं और उनकी आंखों में ममता साफ दिख रही थी। मुझे यकीन हो गया कि दादी को पक्का ऊंचा सुनाई देता है। मैंने ज्यादा सोचना बंद किया और बत्ती सी दिखाते हुए सुवानी के पास घुसकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। सुवानी ने थोड़ा खिसक कर मुझे सेब का टुकड़ा थमाया जो ओल्ड मैडम ने बिना सोचे मुझे दे दिया था। पर मैंने नखरे दिखाते हुए सुवानी के हाथ वाले आधे सेब की तरफ देखकर कहा कि मुझे वानली के हाथ वाला चाहिए।
मेरे कहते ही ओल्ड मैडम ने भी सुआनी के हाथ के सेब को घूरा, जैसे कह रही हों कि अगर नहीं दिया तो खैर नहीं। सुआनी ने बेरुखी से वो टुकड़ा आगे बढ़ा दिया। मैंने उदास खड़े सॉन्ग जिंगिन को देखा और सीधे सुआनी के हाथ से ही सेब पर बाइट मार दी, जिससे मेरे होंठ उसकी उंगलियों से छू गए। सुआनी ने जलने के एहसास से तुरंत हाथ पीछे खींच लिया और गुस्से से मुझे चेतावनी भरी नजरों से देखा। मैंने सेब हाथ में लेकर सॉन्ग जिंगिन को चिढ़ाया और दूसरा बाइट लेते हुए कहा कि आहा, वानली के हाथ से छिला सेब बहुत मीठा है। शादी के बाद रोज खाने को मिलेगा तो कितना मजा आएगा। ओल्ड मैडम हमारी नजदीकी देखकर खुश हुई और प्यार से बोली कि जैसे ही तुम्हारी उम्र होगी दादी तुम्हारी शादी करवा देगी। मैंने ऊपर से शर्माते हुए सिर हिलाया, पर मन में हिसाब लगाया कि कानूनी उम्र तो अगले साल होगी, नहीं मुझे कुछ करना पड़ेगा। सुआनी के मन में नफरत भरकर जल्दी रिश्ता तोड़ना होगा, मुझे इनके फालतू ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना। सुआनी ने चाकू पहुंचते हुए शियाओ यूची के विचार सुने और सोचने लगी कि इसका असली मकसद सगाई तोड़ना है, तो फिर ये मुझसे चिपकने का और प्यार का झूठा नाटक क्यों कर रहा है। वो चुपचाप उसे देखने लगी कि आखिर ये करना क्या चाहता है। मैंने उसकी नजरों पर ध्यान नहीं दिया और सेब चबाते हुए सोचने लगा कि सुआनी को और कैसे भड़काऊं। इतना सब करने पर भी किसी ने सॉन्ग जिंगियन का साथ नहीं दिया। ये नाटक फेल हो रहा है, क्या मुझे पागल हो जाना चाहिए? सुआनी ने उसके विचार सुने और उसका चेहरा सख्त हो गया। दादी अभी अभी होश में आई थीं, इसलिए इस डर से कि मैं कोई नया तमाशा न कर दूं, वो उठी और मुझे खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगी। ओल्ड मैडम ने सुआनी का उतरा चेहरा देखकर सोचा कि वो मुझे डांटेगी, तो तुरंत टोकते हुए कहा कि जोई, तुम शियाओ चान को परेशान नहीं करोगी। सेइंग नियन ने सुआनी को मेरा हाथ कसकर पकड़े देखा तो उसने दांत पीसते हुए कहा कि दादी आप फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करता हूँ। और इतना कहकर सॉन्ग जिंग भी हमारे पीछे बाहर निकल गया। सुआनी मुझे घसीटते हुए कॉरिडोर के आखिरी छोर तक ले गई और जबरन इमरजेंसी सीढ़ियों की तरफ खींच लिया। उसमें ताकत बहुत थी। मैंने चुपके से अपने चेहरे के हाव भाव बदले और सीढ़ियों के आसपास देखा। मेरी नजरों में शरारत आ गई। वानली डार्लिंग, मैंने सुआनी के करीब कदम बढ़ाते हुए बिल्कुल उसके करीब जाकर छेड़ा कि क्या आप मेरे साथ अकेले में वक्त बिताना चाहती हैं? सुआनी ने बेरुखी से पीछे हटते हुए कहा कि रुको। मैं शरीफों की तरह वहीं रुक गया। सच कहूं तो ऐसी सुआनी में बिल्कुल कातिल विलन वाला अंदाज दिखता है। क्या ये यहाँ सॉन्ग जिनियन का बदला मुझसे लेने का सोच रही है? आखिरकार सब्र का बांध टूट ही गया ना। मुझे बचाव करना चाहिए या नहीं? अगर मुझे चोट लग गई तो क्या इसे काम के दौरान लगी चोट माना जाएगा? सुआनी का चेहरा गुस्से से और तमतमा गया। उसके दिमाग में मेरी लगातार चलती बकबक गूंज रही थी, जिससे उसका सिर फटने लगा। सुआनी ने गहरी सांस ली और उसकी आवाज में चेतावनी थी कि पहले तुम चाहे जो भी नौटंकी करते थे मैं अनदेखा कर देती थी, लेकिन अब दादी बीमार हैं। अगर पागलपन करना है तो दूर जाकर करो, उनके सामने ये सब मत करना। मैंने समझदारी से सिर हिलाया कि अच्छा, तो इसका मतलब है कि अगर मुझे बाद में सॉन्ग जिंग को परेशान करना है तो बस ओल्ड मैडम सू के सामने न करूं, वरना वो मुझे बचा नहीं पाएगी। सुआनी गुस्से से फटने ही वाली थी कि मैं हमेशा दूसरों की बातों का उल्टा मतलब कैसे निकाल लेता हूँ। मैंने मासूमियत से उसकी तरफ देखकर पूछा कि तो अब जब दादी यहाँ नहीं है तो क्या मैं अपनी मनमर्जी कर सकता हूँ? सुआनी ने होंठ भींच लिए पर कुछ नहीं कहा। उसके जवाब देने से पहले ही मैं मुस्कुराते हुए एक कदम और आगे बढ़ गया और मेरे चेहरे पर एक रौबदार चमक आ गई। सुआनी ने नजरें उठाकर सीधे मुझे देखा। सुआनी के होंठ सच में बहुत खूबसूरत हैं, छूने में भी काफी कोमल लगते होंगे। एक किस से कोई नुकसान तो नहीं होगा? सुआनी ने यह सुना तो उसके माथे की नसें तन गई। पहले उसे लगता था कि मैं सिर्फ बदतमीज और लापरवाह हूं, लेकिन अब मुझे सबसे घटिया लोगों में भी गिनना पड़ेगा। उसके ये सोचते ही मेरे मन की आवाज फिर उसके दिमाग में गूंजी कि अगर सॉन्ग जिनियन ने मुझे इसे किस करते देख लिया तो आगे चलकर जब सुआनी मुझे श्मशान तक दौड़ाएगी तो क्या वो मेरी राख उड़ा देगी? सु वानली मुझसे जितनी नफरत करती है उसका गुस्सा तुरंत 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा और मेरा मिशन पूरा हो जाएगा। सॉन्ग जिनियन आ रहा है, क्या मुझे अभी इसे किस कर लेना चाहिए? मैडम, अब तो तुम्हारी खैर नहीं, क्योंकि ये मेरा पहला किस है। जरा मुझे मूड बनाने दो। मेरी आंखों में एक लालच भरी चमक आ गई और मैं झपटने को तैयार दिखा। सुआनी ने अपने हाथ कसकर भींच लिए
और मेरे इन विचारों को समझने की कोशिश करने लगी कि ये लड़का तो उसे किसी औजार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। पलक झपकते ही सुआनी के होठों पर एक हल्की रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उसने अचानक मुझे पकड़ा, घुमाया और दीवार और अपने बीच में जकड़ लिया। ये क्या कर रही है? सुआनी, जो हमेशा मुझसे चिढ़ती थी, अब हल्की सी मुस्कुराई और शरारत से मुझे देखते हुए बोली कि अगर तुम जल्दी में हो तो हमारी शादी की बात आगे बढ़ाई जा सकती है। मैं भौचक्का रह गया कि क्या तुम्हें कोई बीमारी है क्या? ये तुम्हारे कैरेक्टर से मेल नहीं खाता। और किसने कहा कि मुझे तुम्हारे साथ शादी का रिश्ता बनाना है? सुआनी की आंखें साफ थीं और उसकी गर्म उंगली ने हल्के से मेरे होठों को छुआ, जिसमें एक अजीब सा खिंचाव था। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा कि ये अचानक बदली बदली सी क्यों लग रही है। मेरा मन कर रहा है कि इसकी उंगली तोड़ दूं और इसका हाथ अपने मुंह से हटाऊं, पर खुद पर काबू रखना होगा। कैरेक्टर से बाहर नहीं जा सकता। सुआनी ने मेरे मन की छटपटाहट सुनी तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसे मुझे ऐसे परेशान करने में मजा आने लगा था। वो और करीब आई और उसकी गर्म सांसें मेरे कान को छूने लगी। उसने समझाया कि मेरा मतलब है कि हम अभी शादी कर सकते हैं और कानूनी उम्र होते ही रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे। इस बार मैं पूरी तरह सन्न रह गया कि क्या सु वानली ने कोई गलत दवा खा ली है? क्या ये मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए बेताब नहीं थी, या फिर इसका सॉन्ग जिनियन से झगड़ा हुआ है और अब ये मेल लीड को जलाने के लिए मुझसे शादी के लिए हाँ कर रही है ताकि जिनियन में जलन पैदा हो और दोनों का प्यार बढ़े। वही घिसा पिटा ड्रामा। तुमने सब सोच रखा है ना? मैं कुछ भी करूं तुम्हारी सीढ़ी ही बनूंगा, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैंने तुरंत आशिकों जैसी नजरों से सुहानी को देखा और कहा कि शादी तो ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे अभी किस करना होगा। देखते हैं सॉन्ग जिनियन को चिढ़ाने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो। सुहानी को माजरा समझ आया और वो धीरे से हंसी। मेरी घबराई हुई नजरों से आंखें मिलाकर उसने धीरे धीरे सिर उठाया। वो देखना चाहती थी कि मैं ये नाटक कब तक खींच सकता हूँ। लेकिन उसी पल बाहर छिपा सन जिनियन और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने टोकते हुए कहा कि वानली, दादी ने कहा था कि यिच्चिन को तंग मत करना। सॉन्ग जिनियन के अचानक आने से सु वानली रुक गई, लेकिन सॉन्ग जिनियन को दूर से यही लगा कि हम दोनों किस कर रहे थे। उसका चेहरा पीला पड़ गया और आंखों में नफरत की झलक साफ दिखी। मैंने मौका पाकर सुआनी को हाथ से दूर धकेला और शर्म का नाटक करते हुए सॉन्ग जिनियन को देखा कि किसी ने हमें देख लिया। सुआनी, तुम तो गई। सॉन्ग जिंग को पक्का लगा कि हमने किस किया है। अगली बार जब वो तुम्हें सबक सिखाएगा तो बहुत बुरा होगा। मुड़कर देखो, वो टूटने की कगार पर है। सुवानी अपने पुराने शांत और संजीदा अंदाज में आ चुकी थी। उसने मुड़कर दिल टूटे खड़े जिनियन को ठंडी नजरों से देखा और जवाब दिया कि अपने मंगेतर से अकेले में बात करना क्या तंग करना कहलाता है। ये शब्द सॉन्ग जिनियन के सीने में खंजर की तरह चुभे और उसने बेबसी में अपना सीना पकड़ लिया। मैंने भौहें उचकाई कि मुझे पता था इन दोनों में पक्का कोई झगड़ा हुआ है। अगर ऐसा है तो इस गलतफहमी को मैं और बढ़ा देता हूँ। अगले ही पल मैंने बड़ी बेफिक्री से सुवानी के कंधे पर हाथ रखा, उसे सीने के करीब खींचा और घमंड से जिनियन को देखते हुए कहा कि यंग मास्टर सॉन्ग, किसी जोड़े के निजी पलों में दखल देना बहुत बदतमीजी है। से जिनियन ने सुवानी को दर्द भरी नजरों से देखा और मुट्ठी भींचकर बुदबुदाया कि माफ करना, गलती मेरी थी जो मैंने दखल दिया। और इतना कहकर वो टूटे दिल से वापस चला गया। मैंने कहा कि अरे वाह सुवानी, तुम उसे मनाने नहीं जाओगी? सुवानी ने बेरुखी से उस जाते हुए शख्स को देखा, फिर झटके से मेरा हाथ हटाया और सीधे बाहर निकल गई। मैं पीछे खड़ा नासमझ बनने का नाटक करता रहा। सुवानी की एक बात सही थी कि ओल्ड मैडम सू अभी मरीज हैं। मुझे उनकी हालत का ख्याल रखना चाहिए। सुवानी के मन में नफरत बढ़ाने का मौका अगली बार ढूंढ लूंगा। मैंने बुदबुदाते हुए कमरे की तरफ कदम बढ़ाए, दादी से विदा ली और सीधे शियाओ परिवार के घर लौट आया। अंदर कदम रखते ही मैंने लिविंग रूम में एक शालीन और खूबसूरत महिला को खड़े देखा जो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने पूछा कि सुना है तुमने फिर से कोई नया तमाशा किया है? मैंने सीधे बच्चे की तरह जवाब दिया कि थर्ड सिस्टर, मैं तो आजकल बहुत शरीफ हूँ, कोई गड़बड़ नहीं की। मैंने सामने खड़ी अपनी तीसरी बहन को तुरंत पहचान लिया जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी। शियाओ जिंगई अभी सिर्फ 25 साल की है, लेकिन फॉरेंसिक की दुनिया में उसका बड़ा नाम है। शियाओ परिवार की बाकी लड़कियों की तरह ही उसके नैन नक्श तीखे और फिगर शानदार था। उसकी हर अदा में रईसी झलकती थी। मानना पड़ेगा कि मेरी बड़ी बहनें खूबसूरती में सबसे आगे हैं। वो हाथ में कॉफी का कप थामे मुझे घूर रही थी।
मुझे अजीब लगा कि सुबह नाश्ते पर बड़ी बहन ने बताया था कि वो सीरियल मर्डर केस पर काम कर रही है, फिर इतनी जल्दी घर कैसे आ गई। शियाओ जिंगई आराम से अपनी कॉफी चला रही थी और कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक उसे मेरे मन की बात सुनाई दी। उसका हाथ बीच में ही रुक गया। उसने भौहें उठाकर पूछा कि तुमने अभी क्या कहा। मैंने हाथ जोड़कर पलकें झपकाईं कि मैंने कहा, मैंने कोई तमाशा नहीं किया। उसने उलझन में देखते हुए कहा कि वो नहीं। शियाओ जिंगई ने आंखें सिकोड़ी और उसकी खूबसूरत आंखों में चमक आ गई। उसे याद आया कि पुलिस को लाश के नए टुकड़े मिले हैं, इसलिए उसे वापस बुलाया गया है। पर शियाओ जिंगई को ये कैसे पता होगा कि उन्होंने जिस संदिग्ध को पकड़ा है वो सिर्फ एक मोहरा है। उसने शांति से कॉफी का घूंट भरा और मेरे विचारों को सुनने लगी। ये उसका वहम नहीं था, आवाज सच में मेरी ही थी और मैंने अपना मुंह भी नहीं खोला था। यानी ये मेरे मन की आवाज थी। लेकिन वो अपने छोटे भाई के विचार कैसे सुन सकती थी? क्या वो ज्यादा काम की वजह से बीमार पड़ रही थी? कुछ समय पहले एक साथी ने खीरा देखने की बात कही थी और उसे डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर निकला था। शियाओ जिंगई ने सोचा कि काम पर लौटने से पहले उसे अस्पताल में जांच करानी चाहिए। उसने कॉफी मेज पर रखी और धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ी। उसकी नजर मेरे प्लास्टर वाले हाथ पर टिकी थी। अचानक मेरे बदन में सिहरन दौड़ गई और मैंने तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। मुझे याद था कि ये तीसरी बहन ऊपर से जितनी शांत दिखती है, अंदर से उतनी ही बेरहम और सनकी है। पिछली बार जब मैंने उसके एक नमूने को छू दिया था तो उसने मुझे फॉर्मेलिन के जार वाले कमरे में बंद कर दिया था, जिससे डर के मारे मुझे बुखार आ गया था। मैंने अपना हाथ झटके से पीछे छिपा लिया। शियाओ जिंगई ने मुझे तिरछी नजरों से देखा, जैसे कोई जहरीला सांप अपने शिकार को देख रहा हो। मुझे अच्छे से पता था कि चारों बहनों में से शियाओ जिंगई सबसे खतरनाक है, जिससे ये कैरेक्टर सबसे ज्यादा डरता था। उसने सख्त लहजे में समझाया कि अगर इस घर में सुकून से रहना है तो ढंग से रहो। अगर मम्मी पापा तुम्हें बाहर नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी नहीं निकाल सकती, समझ आया? इतना कहकर शियाओ जिंगई वापस मेज के पास गई, वेट वाइप निकाला और अपने हाथ ऐसे रगड़कर साफ करने लगी मानो किसी गंदी चीज को छू लिया हो। मैंने सहमते हुए सिर झुकाकर कहा कि समझ गया थर्ड सिस्टर। मेरी पलकों ने आंखों की ठंडक को छिपा लिया। मैंने डरने का नाटक किया कि तुम्हारा ये घमंड ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। शियाओ परिवार हर 2 साल में तबाह होता है। जब वो वक्त आएगा तो मैं जेल से तुम पर हंसूंगा। हाथ पहुंचते हुए शियाओ जिंगई का हाथ ठिठक गया और उसका चेहरा तन गया। वो कुछ कहना चाहती थी पर सोचकर रुक गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि गड़बड़ मुझ में है या उसमें। उसने दरवाजे पर खड़े मुझे देखा और पूछा कि तुमने इनरवियर 50,000 में बेचा? मम्मी पापा तुम्हें हर महीने 5 लाख देते हैं, क्या वो काफी नहीं है? मैंने मन में सोचा कि बात पैसों की नहीं है। एक कपड़ा 50,000 में बिक गया, मैंने गलत समझा था। ये कैरेक्टर तो बिजनेस का उस्ताद निकला। अगर बाकी बहनें इतनी बेकार न होती तो शायद मुझे भी दुख होता। शियाओ जिंगई ने सिर हिलाया। उसे लगा कि उसका वहम बढ़ता जा रहा है और उसे तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। मुझे भेजकर वो जैसे ही बाहर निकली, उसकी मुलाकात शियाओ जिंगू से हुई, जो अभी लौटी थी। उसने पूछा कि जिंगई, तुम वापस क्यों आ गई? उसने बताया कि डिपार्टमेंट ने कुछ वक्त के लिए ट्रांसफर किया है, तो सोचा मम्मी पापा से मिल लूं। शियाओ जिनियान ने घड़ी देखकर पूछा कि खाने का वक्त हो गया है, तुम फिर बाहर जा रही हो? उसने जवाब दिया कि मैं अस्पताल जा रही हूँ। शियाओ जिंगई को खुद में कुछ गड़बड़ लग रही थी, इसलिए उसने डॉक्टर से मिलना सही समझा। बड़ी बहन होने के नाते शियाओ जिंगू हमेशा बहनों का ख्याल रखती थी। शियाओ जिंगई ने माथे पर बल डालकर अपने भाई के मन की आवाज सुनने की बात बताने का फैसला किया और कहा कि शायद मैं आजकल ठीक से सो नहीं पाई हूँ, कोई बड़ी बात नहीं होगी। उसने तसल्ली देते हुए रोका कि अभी घर मत जाओ, सिर्फ तुम अकेली नहीं हो। शियाओ जिंगई ने हैरान होकर पूछा कि क्या बड़ी बहन, कहीं तुम्हें भी तो वो आवाजें सुनाई नहीं देती? उसने बताया कि हाँ, और मम्मी पापा को भी। शियाओ जिंगई ने चश्मा उतारकर सिर दबाया। अब वो ये तो नहीं कह सकती थी कि पूरा परिवार ही पागल हो गया है। उसने पूछा कि आखिर चल क्या रहा है। शियाओ जिनियान ने कार से टिकते हुए जवाब दिया कि मुझे क्या पता, लेकिन मैंने देखा है कि उसके मन की बातों में कुछ सच्चाई है। जैसे मैंने कंपनी में जांच की तो पता चला कि मेरे आसपास कुछ लोग जानबूझकर बिठाए गए हैं, बस असली मोहरे का पता नहीं चला। इसलिए मैं घर आई थी कि शायद उसके विचारों से कोई सुराग मिल जाए। ये सुनकर शियाओ जिंगई को अपनी अनदेखी की हुई बात याद आई कि उसका ट्रांसफर हुआ है। ये बात उसने घर पर किसी को नहीं बताई थी, तो मुझे कैसे पता चली?
और पुलिस को नई लाश मिली है ये बात भी बाहर नहीं आई थी, तो मुझे कैसे पता थी? और सबसे बड़ी बात कि पकड़ा गया मुजरिम सिर्फ एक मोहरा था। उसने पूछा कि बड़ी बहन, क्या तुम्हें उसके विचारों से कुछ पता चला? शियाओ जिनियान ने पार्टी के फुटेज वाली बात बताई, पर कंपनी का मामला छिपा लिया। शियाओ जिंगई ने सोच विचार कर कहा कि यहाँ सोचने से कुछ नहीं होगा। हमें देखना चाहिए कि जो वो मन में सोचता है क्या वो सच होता है या नहीं। उस शाम जब फादर और मदर शियाओ घर लौटे और महीनों बाद अपनी तीसरी बेटी को देखा, तो वे खुशी खुशी खुद किचन में जाकर बढ़िया खाना बनाने लगे। मैं घर आकर कमरे में चैन की नींद सो गया था और जब नौकरानी ने जगाया तो मैं तरोताजा होकर नीचे आया। डाइनिंग टेबल पर सबने एक दूसरे को देखा। बैठते ही मैंने रोज की तरह आवाज लगाई कि डैड, मॉम, बड़ी दीदी, तीसरी दीदी। मैंने मेज पर सजे खाने को देखा जो नौकरानी ने नहीं बल्कि खुद मम्मी ने बनाया था। मेरे दिल में कड़वाहट आई कि माता पिता के हाथ का खाना सिर्फ इन बहनों की किस्मत में था। 10 साल से गायब रहे बेटे को कभी ऐसा प्यार नहीं मिला। ये बात सुनकर माता पिता असहज हो गए। मैंने सोचा कि बचपन में खो गया था तो कोई लगाव न होना आम बात है। शायद यही अच्छा है, क्योंकि मुझे भी इस परिवार से कोई हमदर्दी नहीं है। इसलिए आगे कुछ भी करते वक्त मुझे इनकी परवाह नहीं करनी पड़ेगी। मुझे समझ आया कि इस लड़के ने जो किया वो क्यों किया। शियाओ परिवार का खून होने के बावजूद उसे कभी प्यार नहीं मिला। उसकी सारी बदतमीजियां सिर्फ अपनों का ध्यान खींचने का जरिया थीं। वो बाहर रौब झाड़ता था ताकि लोगों को लगे कि परिवार उससे प्यार करता है। बस उसका तरीका गलत था। माता पिता ने ये सुना तो शर्म से सिर झुका लिया। गलती सुधारने के लिए मदर शियाओ ने मेरी प्लेट में लॉबस्टर रखते हुए कहा कि ये खाओ। मैंने पहले माथे पर बल डाला, फिर अजीब चेहरे से देखकर याद दिलाया कि मुझे सी फूड से एलर्जी है। क्या आपको याद नहीं? मदर शियाओ घबरा गईं। उनका हाथ हवा में रुक गया और वे बेबस दिखीं कि उन्हें अपने बेटे की एलर्जी तक नहीं पता थी। उन्होंने बात संभालते हुए कहा कि माफ करना बेटा, मैं काम में उलझी हुई थी। और उन्होंने लॉबस्टर शियाओ किंग यून की कटोरी में डालकर मेरी प्लेट में बीफ रख दिया। मैंने मन में सोचा कि काम में उलझी थी, सच तो ये है कि कभी परवाह ही नहीं की। चेहरों पर झूठी मुस्कान लाकर मैंने कहा कि थैंक्स मॉम, लेकिन मन ही मन चकरा गया कि आज शियाओ परिवार को क्या हो गया है। अचानक इतने मेहरबान क्यों हैं? क्या इस बीफ में जहर है? मेज पर बैठे चारों लोग सन्न रह गए। मुझे बीफ को घूरते देख शियाओ जिंगई ने अपनी कटोरी में भी एक टुकड़ा डालकर खा लिया ताकि मुझे यकीन हो जाए कि जहर नहीं है। मैंने भी मजे से खाना शुरू कर दिया। मदर शियाओ ने राहत की सांस ली, पर उनका दिल भारी हो गया। खाने के दौरान शियाओ जिंगई के फोन पर मैसेज की घंटी बजी। उसने खोला तो साथी का वॉइस मैसेज था कि केस में नया सुराग मिला है, जल्दी वापस आ जाओ। मैंने कान खड़े किए और मन में अंदाजा लगाया कि शायद एक और लाश मिली होगी, लेकिन फिर से सिर गायब होगा जिससे पहचान नहीं हो पाएगी। दरअसल सिर घटना वाली जगह के पास चाय के बागान में एक सूखे कुएं में पत्थरों से दबाकर छुपाया गया है। शियाओ जिंगई शांत रही और अपनी उंगलियों से स्क्रीन पर जवाब टाइप करने लगी। वो परखना चाहती थी कि मेरी बातें कितनी सच हैं। उधर सुआनी अपने फ्लैट पर पहुंची तो एक दोस्त का फोन आया कि दीदी, आपने जो सामान भेजा था उसमें सच में जहरीले तत्व हैं। मात्रा कम है, पर लंबे समय तक लेने से जान जा सकती है। सलाह यही है कि इसे तुरंत बंद कर दें। सुआनी कांच की खिड़की के सामने खड़ी हो गई। उसके होंठ भींच गए और आंखों में कई सवाल तैरने लगे। उसने समझ गई कहकर फोन रखा और शहर की रोशनी को देखने लगी। उसके दिमाग में मेरा हंसता हुआ चेहरा और मन की बातें घूमने लगीं। पहले उसने ध्यान नहीं दिया था, पर दादी के बेहोश होने के बाद उसे शक हुआ और उसने दादी के सप्लीमेंट्स की जांच करवाई। सच में गड़बड़ निकली। सुआनी सोचने लगी कि मुझे कैसे पता चला कि दादी की दवाइयों में जहर था। उसे अस्पताल में मेरे मिशन वाली बात याद आई और उसकी आंखों में गहरा शक दिखा कि तुमने सच में मेरी उत्सुकता बढ़ा दी है। रात के खाने के बाद मैंने सबको बाय कहा और ऊपर अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैं बिस्तर पर गिरा, मेरा फोन अचानक बज उठा। स्क्रीन पर देखा तो जैंग शिंग नाम के किसी शख्स का फोन था। उठाते ही कान फाड़ देने वाला म्यूजिक और एक लड़के की आवाज गूंजी कि मैं और गी लिंग अभी म्यूएन में हैं। आज मिस ली विदेश से वापस आई हैं, क्या तुम आओगे? शायद उसे लगा कि मैं मना कर दूंगा, इसलिए उसने तुरंत जोड़ते हुए कहा कि मैंने सुना है कि ये ली वी यांग और सु वान ली बचपन के पक्के दोस्त थे, तो बहुत मुमकिन है कि सुआनी भी यहाँ आएगी। अगर पुराना वाला मैं होता तो सु वान ली का नाम सुनते ही दरवाजे से बाहर भाग खड़ा होता, लेकिन मैंने आंखें सिकोड़ी
और आलस से बिस्तर पर करवट बदलते हुए जवाब दिया कि नहीं आ रहा, मेरा हाथ अभी भी चोटिल है, पी नहीं सकता, तुम लोग मजे करो। मैंने उसे बोलने का कोई मौका नहीं दिया और तुरंत फोन काट दिया। सुआनी सुआनी हमेशा एक ही बहाना मारते हैं और थकते भी नहीं। सिर्फ वो बेवकूफ पुराना वाला मैं था जो सुआनी का नाम सुनते ही दुम हिलाते हुए दौड़ा चला जाता था और हर बार बिल भी उसी को भरना पड़ता था। फोन रखने के बाद मैं उठकर बैठ गया। मैंने इस लड़के के दोस्त यारों के घेरे को समझना शुरू किया। अभी आया फोन जैंग शिन का था, जो इस कैरेक्टर के फालतू दोस्तों में से एक था। उसका परिवार एक ठीक ठाक कंपनी चलाता है, तो वे खाते पीते घर के हैं, लेकिन सू या शियाओ परिवार के सामने कुछ भी नहीं। जैंग शिन के अलावा एक और लड़का है जिसका नाम जिलिंग है। वो इस लड़के से तब मिला था जब वो शियाओ परिवार में वापस आया और उसने कॉलेज में दाखिला लिया। ये दोनों हर वक्त उसे भाई भाई तो कहते थे, पर असल में उसे सिर्फ एक चलता फिरता एटीएम और अपनी सीढ़ी समझते थे। जैंग शियान हमेशा से बड़े रईसों की महफिल में घुसना चाहता था। जहां भी खानदानी अमीर जादे जाते वो भी पहुंच जाता, लेकिन रईसों के भी अपने अलग दर्जे होते हैं। जैंग शियान और जिलिंग की हैसियत ऐसी नहीं थी कि वे असली हाई सोसाइटी में जगह बना पाते। हर जगह से ठोकरें खाने के बाद उन्हें यह सीधा सादा बकरा मिल गया। शियाओ परिवार का लाडला होने की वजह से जैंग शियान और जिलिंग बार बार सुआनी का नाम लेकर उसे फंसाते थे। उसका इस्तेमाल करके उन्होंने कई अमीर वारिसों से जान पहचान बनाई, लेकिन पुराना वाला मैं इतना बेवकूफ था कि उनकी चालों को समझ ही नहीं पाया। सब कुछ समझ आने के बाद मुझे और गुस्सा आया। अगर अमीर और बेवकूफ की कोई जीती जागती मिसाल थी तो वही था। शियाओ परिवार उसे हर महीने 3 लाख युआन जेब खर्च देता था, फिर भी उसके खाते में मुश्किल से 5,000 युआन बचे थे। कोई ताज्जुब नहीं कि उसने शियाओ यून के अंडरगारमेंट्स बेचने की कोशिश की थी। 2-2 जोंकें खून चूसने के लिए चिपकी थीं, तो उसे कहीं ना कहीं से तो पैसे जुटाने ही थे। आज से अगर ये लोग मुझसे एक फूटी कौड़ी भी ऐंठ पाए तो मैं अपनी हार मान लूंगा। मन ही मन गालियां बकते हुए मैंने सोचना बंद किया। प्यास लग रही थी तो मैं कप लेकर पानी पीने नीचे आ गया। जैसे ही मैं लिविंग रूम में पहुंचा, मैंने चारों लोगों को सोफे पर बैठे सीधे मुझे घूरते पाया। चल क्या रहा है यहाँ? मेरी पीठ पीछे कोई खिचड़ी पका रहे हैं क्या? रंगे हाथों पकड़े जाने पर सब ऐसे सकपका गए जैसे हेडलाइट के सामने हिरण आ गया हो। फादर शियाओ ने अपना गला खंखारते हुए ऐसा जताया मानो कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने थर्मस उठाकर चाय की चुस्की ली। मदर शियाओ ने जबरन मुस्कुराते हुए प्यार से पूछा कि यिचिन, तुम अभी तक सोने नहीं? मैंने हाथ का खाली ग्लास थोड़ा ऊपर उठाया और धीमे से कहा कि प्यास लगी थी, बस पानी लेने आया था। डैड, मॉम, दीदी, आप लोग अभी तक आराम क्यों नहीं कर रहे हैं? शियाओ जिंगई ने सोफे पर टिकते हुए अपना चश्मा ठीक किया और रूखेपन से जवाब दिया कि बड़े बात कर रहे हैं, बच्चों को जाकर सो जाना चाहिए। मैंने कप में पानी भरा और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। मन कर रहा था कि हर कदम पर मुड़कर देखूं कि ये लोग क्या गुल खिला रहे हैं। ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छिपाई जा रही है? सीढ़ियों के मोड़ पर मैं रेलिंग पर झुक गया और कान लगाकर जासूसी करने लगा कि जरा सुनूं तो सही, क्या फिर से मेरी बुराई हो रही है? आज सुआनी के सामने इतनी फजीहत कराने के बाद भी इन्होंने मुझे डांटा तक नहीं। दाल में कुछ काला जरूर है। लिविंग रूम में बैठे लोग जो मेरे मन की आवाज सुन सकते थे, उन्होंने एक दूसरे को इशारों में देखा पर कुछ नहीं कहा। इसके बजाय वे शियाओ जिंगई के काम के बारे में पूछने लगे। मैंने थोड़ी देर सुना, पर बात बोरिंग लगी तो बेमन से अपने कमरे में लौट आया। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनते ही नीचे बैठे लोगों ने राहत की सांस ली। मदर शियाओ ने फुसफुसाते हुए पूछा कि हम कहाँ थे। शियाओ जिंगई अपने फोन को घूर रही थी। अपने साथी का मैसेज पढ़ने के बाद उसके चश्मे के पीछे की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने बताया कि उसके मन की बात के मुताबिक उन्हें सच में उस सूखे कुएं में लाश का सिर मिल गया है। ये सुनते ही पूरे लिविंग रूम में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद शियाओ जिनियान ने धीरे से कहा कि यानी उसके मन की बातें आने वाले वक्त को सच बता सकती हैं और उसे ये भी पता है कि हम सबका क्या अंजाम होने वाला है। मदर शियाओ घबरा गईं और शियाओ जिंग का हाथ पकड़कर बेचैनी से पूछने लगीं कि तो क्या सच में हमारा वही हाल होगा जो उसने सोचा था? पूरा परिवार बर्बाद और जाने चली जाएंगी? फादर शियाओ गंभीर चेहरा बनाए चुपचाप एक तरफ खड़े रहे। शियाओ जिनियान ने मदर शियाओ के हाथ को थपथपाते हुए ढांढस बंधाया कि मॉम, घबराइए मत। अब जब हमें अपने छोटे भाई के मन की बातें सुनाई दे रही हैं तो हम आने वाली अनहोनी को रोक सकते हैं। हम इस अंजाम को बदल सकते हैं।
मदर शियाओ ने कहा कि पर हम पहले यिच्चिन के साथ बहुत बेरुखे थे। अगर उसे शियाओ जिनियान ने बीच में ही टोकते हुए समझाया कि बस उसे पता मत चलने दीजिए। उसने आगे जोड़ते हुए कहा कि शायद हमने पहले उसे समझने में गलती की। कुछ चीजें वैसी नहीं थीं जैसी हमें लगी। हमारे पास उसके लिए सब्र नहीं था और हम हमेशा उसी को कसूरवार मानते रहे। अब से हमें उसके साथ प्यार से पेश आना होगा। उधर बार में जैंग शियान फोन कटने के बाद खींच से स्क्रीन को घूर रहा था। पास खड़े लड़के ने पूछा कि वो कब आ रहा है। मिस ली प्राइवेट रूम में इंतजार कर रही हैं। जैंग शिन ने दांत पीसते हुए चिढ़कर जवाब दिया कि वो नहीं आ रहा। दूसरे लड़के के चेहरे का रंग उड़ गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा कि फिर क्या करें, पैसे तो हम पहले ही ले चुके हैं। उसने समझाया कि शांत रहो, क्या हाल ही में उसका हाथ नहीं टूटा था। मिस लिन के पूछने पर यही कह देना, कॉलेज शुरू होते ही हम उसे दोबारा बुला लेंगे। इतना कहकर जैंग शियान उस लड़के को खींचकर प्राइवेट रूम में ले गया। जल्दी ही गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। इन दिनों मैं बहुत सीधा बनकर रहा। घर से बाहर कदम तक नहीं निकाला और सिर्फ ठीक होने का इंतजार करता रहा। लेकिन जब मैंने कॉलेज वापस जाने की बात कही तो फादर और मदर शियाओ दोनों मुझे हैरानी से देखने लगे। फादर शियाओ ने कहा कि यिच्चिन, तुम्हारा हाथ अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। इतनी जल्दी कॉलेज मत जाओ, घर पर रहकर थोड़ा आराम कर लो। मैंने पढ़ाई में लीन होने का नाटक करते हुए मासूमियत से कहा कि बिल्कुल नहीं, मेरी बहुत सी क्लासेस छूट चुकी हैं। अगर अभी नहीं गया तो बाकी बच्चों से पीछे रह जाऊंगा। मन ही मन मैंने सोचा कि अगर ये मेरे विचारों को अनदेखा करके मुझे घर पर ही रोक लेंगे तो मैं सुआनी से कैसे चिपकूंगा, उसके मन में अपने लिए नफरत कैसे बढ़ाऊंगा। मैं सुआनी और सोंग जिंगियन को अकेले में वक्त बिताने का मौका बिल्कुल नहीं दे सकता। मैं उनकी कबाब की हड्डी बनूंगा, उनका जीना हराम कर दूंगा। तब जाकर सुमानी मुझसे पूरी शिद्दत से नफरत करेगी और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचेगा। मेरे मन का ये तूफान सुनकर फादर और मदर शियाओ का कलेजा मुंह को आ गया। अगर उन्हें ये डर न होता कि उनकी पोल खुल जाएगी तो वे मुझे उसी वक्त घसीटकर किसी दिमागी अस्पताल ले जाते, क्योंकि मानसिक तौर पर हालत खराब लग रही थी। आखिरकार फादर शियाओ ने ड्राइवर को मुझे कॉलेज छोड़ने के लिए कह दिया। मैं इस साल एडा जर्मन आर्ट्स इंस्टीट्यूट में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सू वानली यहीं पढ़ती है, इसलिए मैं किसी भी हाल में यहाँ आने की जिद पर अड़ा था। हालांकि ये कैरेक्टर पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, पर अपनी शक्ल और शियाओ परिवार के पैसों के दम पर उसका दाखिला आसानी से हो गया था। हॉस्टल में सामान फेंकते ही मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में उसे ढूंढने के लिए बेताब हो गया। 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया था उसे देखे बिना। मुझे सच में उसकी बहुत याद आ रही थी। उसी वक्त शांत पड़े सिस्टम ने अचानक टोकते हुए पूछा कि तुम्हें उसकी याद आ रही है या उन 30 अरब की। मैंने इतराते हुए मन में कहा कि जब सब पता है तो मुंह मत खुलवाओ। जैसे ही मैं हॉस्टल की बिल्डिंग से बाहर निकला, सामने से सुआनी और उसकी एक सहेली सोंग जिंगियन के साथ इसी तरफ आती दिखीं। मेरी आंखें चमक उठीं और मेरा एक्साइटमेंट बढ़ गया। मैंने तुरंत अपना तेवर बदला और उनके करीब आते ही चिल्लाकर पूछा कि सोंग जिंगियन, तुम्हें कोई शर्म हया है या नहीं? तुम हमेशा मेरी मंगेतर से क्यों चिपके रहते हो? मेरी आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के स्टूडेंट्स का ध्यान तुरंत खिंच गया। जब उन्होंने देखा कि ये वही एक तरफा प्यार का आशिक है तो सब तमाशा देखने के लिए रुक गए। आखिरकार पूरे कॉलेज में सुआनी के लिए मेरी दीवानगी के चर्चे थे। कैंपस के गॉसिप फोरम पर तो हम तीनों के लिए एक अलग ही सेक्शन बना हुआ था, जहां हर छोटी बड़ी हरकत तुरंत अपडेट हो जाती थी ताकि मजे लेने वालों को खबर मिलती रहे। लोग अपने फोन निकालकर वीडियो बनाने लगे थे। सुआनी ने मेरी आवाज सुनी और बेरुखी से मेरी तरफ देखा। वो कुछ नहीं बोली। पास खड़ी उसकी दोस्त ने तंज कसते हुए कहा कि तुम्हारी आफत फिर आ गई। उसकी दोस्त की बात पूरी होते ही मैं गुस्से में वहां पहुंच गया। मैंने झपटकर सुआनी के हाथ से सामान छीना और जमीन पर फेंकते हुए कहा कि इसके लिए सामान मत उठाया करो। फिर मैंने सोंग जिंगियन को घूरते हुए डांटा कि मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मेरी मंगेतर से दूर रहा करो। सोंग जिंगियन ने मुट्ठियां भींच ली और सुआनी की तरफ बेचारगी से देखा, उम्मीद करते हुए कि वो पहले की तरह उसका पक्ष लेगी। मैंने घमंड से उसकी तरफ देखा कि कॉलेज के पहले ही दिन क्या बढ़िया तमाशा हुआ है। इतने लोगों के सामने अगर सुआनी ने सोंग जिंगियन की तरफदारी की तो मैं खुद उसे नजरों से गिरा दूंगा। अब तो सुआनी मुझसे और ज्यादा नफरत करेगी। मैं मन ही मन अपनी पीठ थपथपा रहा था और सिस्टम के नफरत के पॉइंट्स बढ़ाने का इंतजार कर रहा था। तभी पीछे से किसी ने मुझे थोड़ा सा खींचा।
मेरी आंखें खुशी से चमक उठीं कि लो, शुरू हो गया, अब फूटेगा इसका गुस्सा। मैं अपनी अगली एक्टिंग के लिए तैयार था, लेकिन मेरी उम्मीद के उलट सॉन्ग जिंग की सरेआम बेइज्जती होने पर भी सुआनी को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय वो नीचे झुकी और मेरे फेंके हुए बैग को उठा लिया। मैंने मन में सोचा कि उस बैग में ऐसा क्या है, सोने के बिस्किट हैं या अपने होने वाले पति से भी ज्यादा कीमती कोई चीज। उसे तो पहले की तरह भड़कना चाहिए था, मुझे बदतमीज कहना चाहिए था और बेदर्दी से रिश्ता तोड़ने की बात कहनी चाहिए थी। सुआनी, थोड़ी तो अकड़ दिखाओ, मुझे डांटो ना। सुआनी धीरे से खड़ी हुई, उसका चेहरा शांत था, लेकिन मेरे दिमाग की बकबक सुनकर उसके अंदर तूफान मचा हुआ था। अगर उसका हौसला कमजोर होता तो वो अपना आपा खो चुकी होती। उसने मुड़कर ठंडी नजरों से मुझे देखा और साफ आवाज में समझाया कि ये दादी ने तुम्हारे लिए भेजा है, और उसने वो बैग मेरे हाथ में थमा दिया। मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि अब आगे की एक्टिंग कैसे करूं। मैं तमाशा खड़ा करने में इतना मगन था कि देखा ही नहीं कि सुआनी के हाथ में क्या था। मुझे लगा वो सॉन्ग जिंगियन का सामान उठा रही थी। अब मैं हाथ में बैग लिए बुत बना खड़ा था और दिमाग में अगली चाल सोचने लगा। तभी तमाशा देख रहा जिंगियन आगे बढ़ा। उसकी आवाज इतनी साफ थी कि आसपास की भीड़ को अच्छे से सुनाई दे। उसने कहा कि ये तोहफा दादी सू ने तुम्हारे लिए बड़े प्यार से चुना है। अगर तुम्हें पसंद नहीं भी था तो इस तरह फेंकना नहीं चाहिए था। मैं सोच ही रहा था कि सीन को कैसे आगे बढ़ाऊं। सॉन्ग जिंगियन के इन तीखे बोलों को सुनकर मेरा मन किया कि इसकी पीठ थपथपा दूं। फिर मैंने तुरंत उस पर पलटते हुए झिड़का कि मेरे सजने संवरने से तुम्हें क्या लेना देना। पहले अपना ख्याल रखो और मेरी मंगेतर से दूर रहो। जैसे जैसे मेरी बातें बदतमीज होती जा रही थीं, भले ही सुआनी को पता था कि मैं ये सब किसी टास्क के लिए कर रहा हूँ, फिर भी उसके माथे पर शिकन आ गई। वो सॉन्ग जिंगियन की तरफदारी नहीं करना चाहती थी, पर किसी वजह से मुझे अपनी ही फजीहत कराते हुए भी नहीं देखना चाहती थी। इसलिए इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, सुआनी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां से खींच कर ले गई। से जिंगियन ने उम्मीद नहीं की थी कि सुआनी मुझे इस तरह ले जाएगी। वो हैरान खड़ा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे प्रति सुआनी का रुख क्या है। उधर सुआनी मुझे किसी शांत जगह की तरफ खींचती रही। रास्ते में कई लोगों ने फोटो खींचकर कॉलेज के फोरम पर डाल दी। मैंने हाथ छुड़ाते हुए चिल्लाना शुरू किया कि तुमने मुझे वहां से क्यों खींचा? क्या तुम उसे बचाना चाहती हो? मत भूलो कि हमारी सगाई हो चुकी है। जब तुम सॉन्ग जिंगियन के साथ घूमती हो तो क्या कभी सोचती हो कि मुझे कैसा लगता होगा? मुझे याद था कि सुआनी को सगाई का नाम सुनते ही चिढ़ होती थी, लेकिन काफी देर तक उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। ये कुछ बोल क्यों नहीं रही? मुझे यहाँ आने से पहले खाना खा लेना चाहिए था। भूख के मारे बुरा हाल है। क्या तुम इस ड्रामे को जल्दी खत्म कर सकती हो? मेरे दिमाग का शोर इतना तेज था कि सुआनी का सिर चकराने लगा। उसने सिर घुमाकर अपनी दुखती कनपटी को दबाया। अपने जज्बातों को काबू में करके उसने सीधे मेरी आंखों में देखा और कहा कि सॉन्ग जिंगियन के लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद करो। अगर ध्यान से देखा जाए तो उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि जब से यहाँ आया हूँ, इस बड़ी बहन ने आखिरकार कोई जवाब तो दिया। मैंने तुरंत चेहरा बिगाड़कर टूटे हुए आशिक का रूप बनाया और सुआनी को देखते हुए कहा कि तो सच में तुम्हारे दिल में उस लड़के के लिए जगह है? फिर मैं क्या हूँ? तुम्हारी नजर में हमारी सगाई की क्या कीमत है? इतना कहकर मैंने चेहरे का दुख समेटा और दांत पीसते हुए आगे जोड़ा कि तो तुम उसे बचा रही हो ना, तो साफ सुन लो, जब तक हमारी सगाई कायम है, सन जिंगियन चैन की नींद नहीं सो पाएगा। आज के बाद अगर वो तुम्हारे आसपास भी भटका तो उसकी खैर नहीं, जब तक कि तुम दादी को सगाई तोड़ने के लिए राजी न कर लो। अपनी बात खत्म करते ही मैंने सुहानी को संभलने का मौका नहीं दिया। मैं रोनी सूरत बनाकर सीधे कैंटीन की तरफ भाग गया कि चलो, आज का काम पूरा हुआ। मेरी एक्टिंग जबरदस्त थी। सुहानी के तो होश उड़ गए होंगे। जल्दी रिटायर होने के सपने पूरे करने के लिए पहले पेट पूजा कर लूं। सुहानी वहीं खड़ी ये सब सुनती रही और उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिखी। उसे अफसोस होने लगा कि उस दिन उसने सगाई तोड़ने के बजाय इस ड्रामे में साथ देने की हामी क्यों भरी। मेरे जाने के बाद उसने हाथ में पकड़ी चीज को देखा और बेबसी में एक ठंडी सांस भरकर दूसरी तरफ चली गई। उसके जाते ही झाड़ियों के पीछे से एक सिर बाहर निकला। उस लड़के का चेहरा ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा मसाला हाथ लग गया हो। उसने खुशी खुशी फोन निकाला और वी चैट खोलकर मैसेज भेजा कि जिंगियन,
जो वीडियो भेजा है उसे देखो। जब से सुवानी मुझे खींचकर ले गई थी, जिंगियन गुमसुम होकर हॉस्टल लौट आया था। वो अस्पताल वाले वाकये को याद करके बेचैन हो रहा था। उसे हमेशा लगता था कि सू वानली उसके साथ अलग तरह से पेश आती है। भले ही वो सू परिवार का पाला हुआ अनाथ लड़का था, पर वे बचपन से साथ थे और उनका रिश्ता किसी और से बढ़कर था। भले ही उन 18 सालों में से 15 साल सुवानी परिवार से दूर रही थी, फिर भी सोंग जिंग को यकीन था कि वो सुवानी के लिए खास है। मैसेज की टोन बजते ही उसकी सोच टूटी। उसने फोन उठाकर देखा कि लियाओ चुआन का मैसेज था। वो उसे अनदेखा करने ही वाला था कि स्क्रीन पर एक और मैसेज चमका कि सुवानी अब भी तुम्हारी परवाह करती है। ये पढ़ते ही सांजिनियन ने तुरंत चैट खोली और ली याओ का भेजा वीडियो देखने लगा। वीडियो में जब उसने सुवानी को ये कहते सुना कि उसके लिए मुश्किलें खड़ी मत करो, तो उसका दिल हल्का हो गया। उसके होठों पर अनजाने में मुस्कान तैर गई। बाद में शियाओ यिच्चिन की धमकियों ने भी उसका मूड खराब नहीं किया। उसने सुवानी के कहे शब्दों को कई बार सुना और तसल्ली से वीडियो सेव कर लिया। उसे यकीन हो गया कि सुवानी के दिल में उसके लिए जगह है। उधर मैं भागता हुआ कैंटीन पहुंचा। खाना लेकर मैं खाली सीट पर मजे से बैठ गया। जैसे ही मैंने चॉपस्टिक उठाई, किसी ने पीछे से मेरे सिर पर जोरदार धौल जमा दी। संभल ना पाने की वजह से मेरा मुंह लगभग प्लेट में ही जा लगा। मैंने दांत पीसते हुए चिल्लाकर पूछा कि कौन है बे? पीछे से एक लड़की की आवाज आई कि सुना है तुमने आज फिर सोंग जिनियन से पंगा लिया है। मैंने चॉपस्टिक कसकर पकड़ी और मुड़कर देखा। मेरे पीछे 5-6 लड़के लड़कियों का झुंड खड़ा था और सबके चेहरों पर बदमाशी साफ दिख रही थी। उनकी लीडर एक छोटे कद की, घुंघराले बालों और कानों में बालियां पहने लड़की थी, जो पूरी तरह से कोई गुंडी लग रही थी। मैंने सिस्टम से तुरंत पता लगाया कि ये कौन है। ली कियोन, नामी ली परिवार की बेटी, जो कहानी में सोंग जिनियन पर जान छिड़कती थी। पुरानी यादें खंगालने पर पता चला कि इस ली कियोन ने इस कैरेक्टर को बहुत परेशान किया था। सब समझकर मैंने होंठ भींचे और दांतों पर जीभ फिराई कि पुराना वाला तुमसे डरता होगा, मैं नहीं। मैंने गहरी सांस ली और रूखेपन से कहा कि जो बकना है जल्दी बको, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। भूख के मारे मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा था और सब्र का बांध टूट चुका था। ली कियोन सन्न रह गई और मुझे अचरज से देखने लगी कि जो बिल्ली के सामने चूहा बना रहता था, वो आज ऐसे बात कर रहा है। मेरे पास उनसे उलझने का वक्त नहीं था, इसलिए मैं मुड़कर खाने में लग गया। शायद मेरी इस बेरुखी ने या मेरी बात ने ली कियोन का दिमाग खराब कर दिया था। जैसे ही मैंने खाने का निवाला मुंह में डालने की कोशिश की, किसी ने जोर से मेरी थाली पर हाथ मारा और उसे पलट दिया। सारा खाना मेज और फर्श पर बिखर गया और अच्छी खासी दाल मेरे साफ कपड़ों पर छलक गई। ली कियोन ने गुस्से से लाल पीले होते हुए चिल्लाकर पूछा कि बहरे हो क्या? ये कैसा तेवर है? इस हंगामे ने तुरंत आसपास के सभी स्टूडेंट्स का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। कुछ लोग तो फोन निकालकर वीडियो भी बनाने लगे थे। कोई पहले से ही रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैं अपनी सीट पर टूटा हुआ चॉपस्टिक पकड़े चुपचाप बिखरे हुए खाने को घूरता रहा। उस वक्त मुझ जैसे भूख से बेहाल इंसान के लिए ये किसी जलते हुए बम की तरह था। भले ही मैं बाहर से बिल्कुल शांत दिख रहा था, पर सिस्टम अच्छे से जानता था कि ये मेरे फटने से पहले का सन्नाटा है। ली कियोन ने जोर से मेज पर हाथ पटका और दांत पीसते हुए गुर्राई कि क्या बहरे हो? तुमसे बात कर रही हूँ। मैंने खुद को संभाला, नफरत से एक ठंडी सांस छोड़ी और हाथ से चॉपस्टिक फेंक दी। मैंने धीरे धीरे नजरें उठाई और ली कियोन की आंखों में देखा। जैसे ही हमारी आंखें मिली, ली कियोन की धड़कनें तेज हो गईं। जो आंखें पहले डरी सहमी रहती थीं, अब उनमें सिर्फ बर्फ जैसी ठंडक थी। अगर सामने वाले की शक्ल वही न होती, तो ली कियोन को लगता कि वो किसी और के सामने खड़ी है या शायद किसी दूसरी जगह आ गई है। मेरी नजरें बहुत तीखी और सर्द थीं। मैंने एक हल्की मुस्कान के साथ आराम से कहा कि मेरी आंखों ने तुम्हें थोड़ा डरा दिया है ना? ली कियोन एक पल के लिए मेरी नजरों से सहम गई, लेकिन बात सुनते ही तुरंत होश में आई। उसने आसपास देखा और सोचा कि ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर बात निपटाना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो मुझे पहले वाली जगह ले गई और रास्ते में ली कियोन द्वारा मुझे घसीटते हुए ले जाने का वीडियो लोगों ने पहले ही इंटरनेट पर डाल दिया था। उधर सुवानी हाथ में तौलिए से बाल सुखाती हुई बाथरूम से बाहर निकली। उसने मेज पर बैठी अपनी सहेली को कहते सुना कि ली कियोन सच में चमचागिरी में सबसे आगे है। शियाओ यिच्चिन ने अभी सोंग जिंगियन को डांटा ही था कि वो मामला सुलझाने भाग गई और उसे खींच कर भी ले गई।
वो क्या करने वाली है? सुवानी ने बाल सुखाते हुए हाथ रोका और पूछा कि तुम्हें ये सब कैसे पता चला? उसकी दोस्त ने हवा में फोन लहराते हुए बताया कि गॉसिप फोरम पर सब आ चुका है। सुवानी ने बस सिर हिलाया और अपनी सीट पर बैठ गई। पीछे से उसकी दोस्त ने कुरेदते हुए पूछा कि क्या तुम्हें थोड़ी भी फिक्र नहीं है? आखिर वो तुम्हारा मंगेतर है। सुवानी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने नजरें झुका लीं और गहरी सोच में पड़ गई। कुछ ही देर बाद वो उठी, अपनी जैकेट उठाई और बाहर निकल गई। उसकी दोस्त ने पूछा कि कहाँ जा रही हो? उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ काम है। कॉलेज के ऑडिटोरियम के पीछे का हिस्सा, जहाँ लोग बहुत कम आते थे, वो ली कियोन और उसके गैंग का अड्डा बन चुका था। जब वे मुझे घसीटकर वहां ले गए तो मेरे दिमाग में इस पुराने शरीर के साथ हुई ज्यादतियों की तस्वीरें घूमने लगी। मैंने गर्दन घुमाकर ली कियोन के पीछे खड़ी पीले बालों वाली लड़की को देखा। अगर याद सही थी तो पिछली बार मारपीट की शुरुआत उसी ने की थी। मैंने नजरें झुकाईं और पलकों के नीचे गुस्सा दबा लिया। मन ही मन मैंने तय करना शुरू किया कि पहले किसे सबक सिखाना है। ली कियोन मेरे आगे रुकी और सख्त लहजे में बोली कि मैंने तुमसे सोंग जिंगियन से तमीज से पेश आने को कहा था, है ना? उसके लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद करो। जब वो बोल रही थी, बाकी लोगों ने मुझे घेर लिया था और उनके चेहरों पर कमीनी मुस्कान थी। मैंने बेरुखी से उन्हें देखा और नजरों में नफरत भरकर शांति से पूछा कि तुमने कहा था, फिर क्या? ली कियोन की आंखें हैरानी से फैल गईं और वो अवाक रह गई। उसने गुस्से से पूछा कि तुम मुझसे पूछ रहे हो कि फिर क्या? क्या पिछली बार की मार कम थी जो तुम मेरी चेतावनी भूल गए? ली कियोन का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उसने सोचा था कि पिछली चेतावनी के बाद मैं थोड़ा तो डरूंगा, पर सामने खड़ा लड़का बिल्कुल बेपरवाह था। उल्टा उसके चेहरे पर घमंड था। मैंने तिरछी नजरों से सबको देखा और ताना मारते हुए कहा कि मैंने तो सुना था कि तुम ली कियोन सिर्फ एक लाचार दीवानी हो। अगर सच में इतना दम था तो उसे पटा क्यों नहीं लिया? अरे, मैं तो भूल ही गया था। सोंग जिंगियन तो मेरी मंगेतर के पीछे लट्टू है। वो तुम्हें देखता तक नहीं। मैं घमंड से हंसा और जानबूझकर ली कियोन को अपनी बातों से भड़काने लगा। जैसा सोचा था, ली कियोन का चेहरा और बिगड़ गया। मैंने ठुड्डी ऊपर उठाई और उसी तेवर में आगे कहा कि पूरे शहर को पता है कि मेरी और सु वानली की सगाई हो चुकी है। फिर भी सोंग जिंगियन जानबूझकर उसके पीछे पड़ा है। बकवास बंद करो, ली कियोन चिल्लाई और मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। मेरी आंखों में गुस्सा भर आया और जैसे ही मैं पलटवार करने वाला था, एक ठंडी आवाज गूंजी कि ली कियोन, उस पर हाथ उठाने की हिम्मत भी मत करना। सुवानी रोशनी के सामने से चलकर अंदर आई। ली कियोन का मुक्का हवा में ही जम गया। जब उसने सुवानी की तरफ देखा तो उसकी आंखों में गुस्सा और बगावत साफ दिख रही थी। मैं थोड़ा चौंक गया कि सु वानली यहाँ क्या कर रही है। जैसे ही वो आगे बढ़ी, मुझे घेर कर खड़े लोग डरकर पीछे हट गए। सुवानी सीधे मेरे पास आई। उसकी आंखें अनजाने में मुझे ऊपर से नीचे तक देखने लगीं, ये पक्का करने के लिए कि मैं ठीक हूं या नहीं। मैंने होंठ भींच लिए और मन में झल्लाया कि कितना दिमाग खराब करने वाली बात है, ये यहाँ क्यों आ गई? मैं इन सबको अभी सबक सिखाने ही वाला था। अब मुझे फिर से शरीफ बनने का नाटक करना पड़ेगा। मेरे मन की बात सुनकर सु वानली का तनाव कम हुआ, पर मेरी चिढ़ सुनकर उसे गुस्सा भी आया। वो अपने बाल तक सुखाए बिना इस फिक्र में दौड़ी चली आई थी कि कहीं मुझे मार ना पड़ जाए, और बदले में शुक्रिया की जगह सिर्फ ताने मिल रहे थे। ली कियोन को भी सुवानी के आने की उम्मीद नहीं थी। उसने हाथ पीछे खींचा और नजरें सुवानी पर टिका दी। उसी पल मेरा दिमाग तेजी से चला। मैंने छलांग लगाई और सुवानी के पीछे छिपते हुए कमर के पास से उसकी शर्ट पकड़ ली। मैंने रोनी सूरत बनाकर कहा कि सुवानी, शुक्र है तुम आ गई। अगर एक सेकंड भी देर करती तो मेरी लाश ही मिलती। ये ली कियोन सोंग जिंगियन की तरफ से मुझे पीटने आई थी। अब तुम्हें समझ आया वो कितना धोखेबाज है? तुम्हारे सामने मासूम बनता है और पीठ पीछे गुंडे भेजता है। मैं बंदूक की गोली की तरह बोलता चला गया, पर मन में चैन नहीं था। मैंने सोचा कि सुवानी के सामने सोंग जिंगियन की बुराई करने का एक और बढ़िया मौका है। मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सुवानी अब तो मुझसे नफरत करना शुरू कर दो। सुवानी शांत रही और बीच में कुछ नहीं बोली। लेकिन जब ली कियोन ने मुझे सोंग जिंगियन पर इल्जाम लगाते सुना तो वो तुरंत चिल्लाई कि झूठ बोलना बंद करो। मुझे तुम फूटी आंख नहीं सुहाते। इसका सोंग जिंगियन से कोई लेना देना नहीं है। सुवानी के पीछे खड़े होकर मैंने ली कियोन की बात दोहराते हुए ताना मारा कि सोंग जिंगियन से कोई लेना देना नहीं है। वाह, क्या अंधा प्यार है, दाद देनी पड़ेगी। क्या तुमने सुना नहीं कि एक तरफा आशिकों के हाथ आखिर में कुछ नहीं लगता? इतनी अकड़ किस बात की है?
क्या सौंग जिंगियन ने कभी तुम्हें ढंग से देखा भी है? तुम कितनी बेबस हो और तुम्हें खबर तक नहीं। जरा रुको, जिस दिन पता चलेगा कि सौंग जिंगियन तुम्हें सिर्फ ढाल बना रहा था और ली परिवार बर्बाद होकर जेल पहुंच जाएगा, तब भी क्या तुम ऐसे ही वफादार कुत्ते की तरह दुम हिलाओगी? ये सुनकर सुवानी ने अपनी भौहें चढ़ाईं और पीछे खड़े लड़के को एक गहरी नजर से देखा। ली कियोन मेरी बातों से इतनी आग बबूला हो गई कि होश खो बैठी। उसने सुवानी की परवाह किए बिना मुझे थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया। सुवानी के तेवर सख्त हो गए। उसने आगे बढ़कर ली कियोन की कलाई पकड़ ली। उसकी गहरी आंखें ली कियोन को घूरने लगी। एक रईस खानदान से होने के नाते सुवानी के चेहरे पर एक कुदरती रौद था। बिना कुछ बोले भी वो लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम कर सकती थी। जब ली कियोन ने सु वान ली की आंखों में देखा तो उसका सारा घमंड पानी की तरह बह गया और दिल में डर बैठ गया। उसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की, पर सुवानी की पकड़ बहुत मजबूत थी। मैं सुवानी के पीछे था, इसलिए उसका चेहरा नहीं देख पाया, पर उससे निकलती ठंडक मुझे साफ महसूस हो रही थी। ली कियोन ने गुस्से से सवाल किया कि सुवानी, तुम सौंग जिंगियन को बचपन से जानती हो? क्या तुम्हें नहीं पता वो कैसा इंसान है? क्या तुम इसे ऐसे ही उस पर कीचड़ उछालने दोगी? सुवानी ने ली कियोन का हाथ झटकते हुए ठंडी आवाज में जवाब दिया कि इससे मेरा क्या लेना देना। ली कियोन ने अपनी दुखती कलाई पकड़कर कहा कि सौंग जिंगियन तुम्हें पसंद करता है। क्या तुम्हें नहीं दिखता? अगर तुम भी उसे चाहती हो तो इस लड़के से सगाई तोड़ दो। सौंग जिंगियन के सच्चे प्यार का मजाक मत बनाओ। मैंने मन ही मन सोचा कि वाह, क्या इमोशनल ब्लैकमेल किया है। ये डायलॉग तो मुझे सु वानली से कहना चाहिए था। अगली बार पक्का कहूंगा। मेरे ये सोचते ही एक गर्म हाथ ने मेरी कलाई पकड़ ली। फिर मैंने सुवानी को कहते सुना कि अपने काम से काम रखो, दोबारा शियाओ यिच्चिन को परेशान करते मत दिखना। इतना कहकर सुवानी मुझे खींचकर वहां से ले गई और पीछे ली कियोन और उसके साथी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। उन्होंने पहली बार सुवानी को किसी के लिए खड़े होते देखा था। ली कियोन ने जाते हुए देखा और गुस्से में पास की मेज पर लात मार दी। उसने दांत पीसते हुए ऐलान किया कि जिसके पास भी शियाओ यिच्चिन के पिटने की तस्वीरें या वीडियो हों, वो मेरे पास आकर पैसे ले जाए। हॉल के बाहर आते ही सुवानी ने हाथ छोड़ दिया और आगे बढ़ गई। मैं वहीं खड़ा होकर उसकी पीठ पीछे आंखें मटकाने लगा कि तुम होती कौन हो? मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? मैंने मुंह बनाया और दूसरी तरफ चल दिया। ली कियोन की धमकी याद करके मेरी आंखें ठंडी हो गईं कि ली कियोन मुझ पर हाथ उठाने वालों की कब्रों पर घास उगाती है। 2 दिन बाद शाम ढलते ही मैंने काला ट्रैक सूट पहना और सिर पर कैप लगा ली। फिर मैं नाइटफॉल नाम के एक बार के बाहर पहुंचा। मैंने सिस्टम से पहले ही पूछ लिया था कि ली कियोन और बाकी रईसजादे यहीं मौज मस्ती करने आते हैं। वहां पहुंचकर मैंने एक वेटर को पैसे देकर ली कियोन तक संदेश पहुंचाया। कुछ मिनट इंतजार के बाद अंधेरा घिर आया। बार के पीछे रोशनी बहुत कम थी। मैं जेब में हाथ डाले दीवार से टिककर खड़ा हो गया और ठीक उसी वक्त ऊपर की स्ट्रीट लाइट जल गई। थोड़ी देर में कदमों की तेज आवाज आई। मैंने कैप नीचे खींच ली। ली कियोन अकेली आई और कुछ कदम दूर रुककर काले कपड़ों वाले शख्स को शक से देखने लगी। उसने पूछा कि वेटर ने कहा था तुम हो, तुम कौन हो और जिंगियन ने तुम्हारी जगह तुम्हें क्यों भेजा? मैंने अपनी आवाज भारी करते हुए धीमी हंसी के साथ कहा कि अगर ऐसा न कहता तो तुम बाहर कैसे आती? ली कियोन पहले चकराई, फिर माजरा समझते ही उसकी आंखों में अंगारे दहक उठे कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो। मैं सीधा खड़ा हुआ। मेरा प्लास्टर वाला हाथ जैकेट के अंदर छिपा था और दूसरा हाथ जेब में था। मैंने चिढ़ाते हुए कहा कि हाँ, तुम्हारे साथ खेल गया। अब बोलो क्या करोगी? एक अनजान चेहरे से ऐसी बातें सुनकर ली कियोन ने तंज भरी हंसी के साथ पूछा कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मार खाने आए हो क्या? मैंने लापरवाही से ताना मारा कि सौंग जिंगियन की वफादार पालतू कुतिया और कौन हो सकती हो। भले ही ली कियोन ने जिंगियन के लिए अपनी दीवानगी कभी नहीं छिपाई थी और लोगों के कहने पर ध्यान नहीं देती थी, पर इस वक्त इस अनजान शख्स के मुंह से ये बात सुनकर उसका पारा चढ़ गया। उसने आपा खो दिया और मुक्का तानकर मुझ पर झपट पड़ी। मैंने सोचा कि बिल्कुल सही, मैं यही तो चाहता था। मैंने बड़ी फुर्ती से उसका मुक्का बचाया और उसके हाथ को पकड़ लिया। ली परिवार की होने की वजह से वो बचपन से लड़ाई झगड़े की ट्रेनिंग ले चुकी थी और अपनी फाइटिंग पर घमंड करती थी, पर मेरा इतनी आसानी से वार बचा लेना उसके होश उड़ा गया। मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया और पेट में एक जोरदार घूंसा जड़ दिया। वो दर्द से दोहरी हो गई। इससे पहले कि वो सांस ले पाती, मेरा मुक्का सीधे उसके चेहरे पर पड़ा।
दर्द और झटके से ली कियोन का दिमाग सुन्न हो गया और वो बगल में खड़ी एक स्कूटी से जा टकराई। मैंने पास खड़े होकर चिढ़ाया कि अभी तो बड़ी अकड़ दिखा रही थी, अब कुत्ते की तरह जमीन पर क्यों पड़ी हो। ली कियोन ने नफरत से मुझे देखा और मेरा चेहरा पहचानने की कोशिश की। उसका दिमाग गुस्से से फटा जा रहा था। उसने पास में पड़ी कुछ खाली बियर की बोतलें देखीं। पहले उसने जमीन पर पड़ा हेलमेट मुझ पर फेंका, फिर बोतल उठाकर मुझ पर झपटी। मैंने हेलमेट से बचते हुए देखा कि वो बोतल मारने आ रही है। मैंने बिना सोचे अपना दूसरा हाथ आगे कर दिया। बोतल सीधे मेरे प्लास्टर पर लगी और चकनाचूर हो गई। ये देखकर ली कियोन के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मैंने उसके पेट में एक और जोरदार लात मार दी। वो लड़खड़ाती हुई पीछे जा गिरी और उसके दिमाग का वो विचार पूरी तरह गायब हो गया। उसने दांत पीसते हुए कहा कि तो तुम्हारा एक हाथ ठीक है, मुझे लगा तुम अपाहिज हो। मैंने आस्तीन से कांच के टुकड़े झाड़े और पलटकर कहा कि एक हाथ से भी तुम्हें कुत्ते की तरह मार सकता हूं। ली कियोन ने गाली बकी और दोबारा झपटी। उस अंधेरी गली में दर्द भरी चीखें गूंजती रहीं और जब लड़ाई शांत हुई तो सिर्फ उसके रोने की आवाज बची थी। मैंने उसके पेट पर पैर रखा और नीचे झुक गया। पीली रोशनी में मेरा चेहरा सामने आया, पर मार खाकर उसकी आंखें इतनी धुंधली हो चुकी थीं कि वो पहचान नहीं पाई। मैंने धमकी देते हुए कहा कि ये तो आज के लिए एक छोटा सा सबक था। अगर आगे से सॉन्ग जिंग के पीछे भटकी तो जब भी दिखोगी ऐसे ही मार खाओगी। मैंने जमीन पर पड़ी ली कियोन को बेरुखी से देखा और बिना मुड़े वहां से निकल गया। सिस्टम की मदद से मैंने कैमरों से बचते हुए एक टैक्सी पकड़ी और कॉलेज के लिए रवाना हुआ। ड्राइवर को पता बताते वक्त मेरी नजर पड़ी कि नया चढ़ाया हुआ प्लास्टर फिर से चटक गया था, जिस पर मैंने मन ही मन खुद को कोसा।